हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हजारीबाग मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में झड़प, पथराव में पुलिसकर्मियों समेत कई घायल। हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र के बेलतू ग्राम में सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान शनिवार को भारी हंगामा हो गया। विसर्जन जुलूस के दौरान दो गुटों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हिंसक झड़प और पथराव में तब्दील हो गया। इस घटना में कई स्थानीय लोगों के साथ साथ पुलिस अधिकारी व जवान भी चोटिल हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीण सरस्वती माता की प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जा रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई। देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया और दोनों ओर से ईंट पत्थर चलने लगे। झड़प की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन उग्र भीड़ ने उन पर भी पथराव कर दिया। इस हमले में कुछ पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को चोटें आई हैं। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर कैंप कर रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन नहीं होंगे गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल, नेता प्रतिपक्ष ने विधि व्यवस्था को लेकर घेरा। झारखंड स्थापना के बाद से उपराजधानी दुमका में गणतंत्र दिवस के दिन मुख्यमंत्री द्वारा ध्वजारोहण की परंपरा चली आ रही है, लेकिन इस साल विदेश दौरा पर रहने की वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जगह दुमका के उपायुक्त ध्वजारोहण करेंगे। इस मौके पर दुमका में शनिवार को परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल भी किया गया, लेकिन अब यही मामला राजनीतिक खींचतान का कारण बन गया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट साझा कर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने लंदन शॉपिंग सेशन के लिए यात्रा की अवधि बढ़ाते हुए इस बार गणतंत्र दिवस महापर्व से भी दूरी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री को सिर्फ व्हाइट बैज और महंगे कोट मफलर वाले फोटो सेशन की चिंता है, जबकि हर दिन राज्य को नए जख्म मिल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री तो एक बैठक का एंट्री कार्ड मिलने पर फूले नहीं समा रहे हैं। उन्हें झारखंड की दुर्दशा से कोई वास्ता नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने जमशेदपुर से अपहरित व्यवसायी का अब तक कोई सुराग नहीं मिलने, आदिवासी नेता सोमा मुंडा के हत्यारों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने और युवाओं को नौकरी के लिए दर-दर भटकने का हवाला दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में बालू, पत्थर, कोयला जैसे खनिजों की लूट मची हुई है। शराब घोटाला और अब घोटाले की जांच में घोटाला हो रहा है। आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने सरस्वती पूजा के दिन बोकारो के गुरुकुल पब्लिक स्कूल की 3 बसों और एक टाटा मैजिक को असामाजिक तत्वों द्वारा आग में झोंकने का भी हवाला दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से आत्मचिंतन करने का सुझाव दिया है, साथ ही आत्ममुग्धता से ऊपर उठकर झारखंड की ध्वस्त कानून व्यवस्था की नैतिक जिम्मेदारी लेने का भी सुझाव दिया है। बीसीसीएल धनबाद के कांटा घर में कोल कर्मियों पर जानलेवा हमला, कांटा इंचार्ज समेत 2 घायल। धनबाद जिले के धनसार थाना क्षेत्र के बीसीसीएल विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में संचालित कांटा घर यानी वजन घर के हाजिरी घर पर शनिवार को 40 की संख्या में पहुंचे अज्ञात लोगों ने हमला बोल दिया। इस दौरान अज्ञात हमलावरों ने कोल कर्मियों के साथ मारपीट की गई। लाठी डंडे से कोल कर्मियों को पीटा गया, जिसमें बीसीसीएल के ड्रिल हेल्पर देवेंद्र रावत और कांटा इंचार्ज दीपक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के दौरान कांटा घर में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद दोनों घायल कोल कर्मियों को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों घायल कोल कर्मियों का इलाज चल रहा है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही हमलावर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अस्पताल में इलाजरत घायल बीसीसीएल कर्मी देवेंद्र रावत ने कहा कि 40 से 50 की संख्या में हमलावर लाठी डंडा लेकर पहुंचे थे और अचानक हमला कर दिया। हमलावर किसी और के साथ मारपीट के लिए पहुंचे थे, लेकिन वो हाजिरी घर में घुस गए। खबर लिखे जाने तक अज्ञात लोगों के द्वारा मारपीट क्यों की गई, इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है। वहीं घटना के संबंध में धनसार कोलियरी के फोरमैन इंचार्ज कुंवर सिंह ने कहा कि अचानक 40 से 50 की संख्या में पहुंचे लोगों ने कोल कर्मियों पर हमला बोल दिया है, जिसमें 2 कर्मी घायल हो गए हैं। अज्ञात लोगों के द्वारा लाठी डंडे से पीटा गया है। इस कारण 2 कोयला कर्मियों का सिर फट गया है। कर्मियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। उन्होंने कहा कि संभवतः कोयला या कांटा से संबंधित विवाद को लेकर अज्ञात लोगों के द्वारा मारपीट की गई है। दीपक कुमार कांटा इंचार्ज हैं। कांटा घर में ही लोग तोड़फोड़ के लिए पहुंचे थे। बाद में हाजिरी घर में भी घुसकर कर्मी के साथ मारपीट की गई। अज्ञात लोगों के द्वारा तोड़फोड़ भी की गई है। सूचना मिलने के बाद धनसार थाना की पुलिस मौके पर पहुंची थी। वहीं इस संबंध में धनसार थाना प्रभारी मनोहर करमाली ने कहा कि बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा घटना की सूचना दी गई थी। पुलिस की टीम मौके पर गई थी। बीसीसीएल प्रबंधन ने मामले की लिखित शिकायत देने की बात कही है। फिलहाल लिखित शिकायत नहीं मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पाकुड़ में पत्थरों के बाद अब कोयला की लोडिंग हुई बंद, सरकार को राजस्व का नुकसान।
पाकुड़ जिला मसेत साहेबगंज में रेल सुविधाओं का विस्तार, एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव और पटना और दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन का परिचालन शुरू करने की लगातार मांग हो रही है, जिसको लेकर रेल मार्ग से कोयले की ढुलाई पाकुड़ जिले के लोटामारा रेलवे साइडिंग से शनिवार को बंद कर दी गई है। जेएमएम विधायकों के आह्वान पर पचुवाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक एवं नॉर्थ कोल ब्लॉक से उत्खनित कोयला पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को जाती है, जिसकी आपूर्ति शनिवार से रेल मार्ग के जरिए नहीं हो पाई है। कोयला की ढुलाई बंद कर दिए जाने के कारण पहले दिन रेलवे को लगभग भारी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा है। पाकुड़ जिले के दोनों कोल परियोजना द्वारा कोयले की ढुलाई बंद कर दिए जाने के मामले को लेकर हावड़ा रेलवे डिवीजन के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर शिवराम मांझी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोयले की ढुलाई बंद कर दिए जाने और रेल यात्रियों की सुविधाओं से संबंधित मांगों की जानकारी रेल प्रशासन को है। उन्होंने बताया कि एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव और रेल यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाए जाने की मांग पर रेलवे गंभीर है और शीघ्र इस दिशा में पहल भी की जाएगी। 7 दिनों से माल पहाड़ी रेलवे साइडिंग से पत्थर व्यवसायियों द्वारा पत्थरों की लोडिंग भी बंद कर दी गई है, जिसके कारण पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों को मालगाड़ियों से पत्थर नहीं पहुंच पा रहा है। कोयले की ढुलाई रेल मार्ग से बंद कर दिए जाने के मामले में जेएमएम विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा कि हमारी लड़ाई रेलवे से है। उन्होंने कहा कि रेलवे को पाकुड़ और साहेबगंज जिले से करोड़ों रुपए का राजस्व माल ढुलाई के एवज में मिल रहा है, लेकिन रेल यात्रियों की सुविधाओं पर हावड़ा एवं मालदा रेल डिवीजन और पूर्वी रेलवे कोलकाता कोई ध्यान नहीं दे रहा है। रांची में गर्भवती सीएचओ की मौत, सदर अस्पताल की महिला डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप। रांची कांके की कुम्हारिया की कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर प्रतिमा कुमारी की रांची सदर अस्पताल में डिलीवरी के दौरान स्थिति बिगड़ने से हुई मौत से राज्य भर के सीएचओ आक्रोशित हैं। प्रसव के समय इलाज में कोताही का आरोप लगाते हुए शनिवार को रांची जिले के अलग अलग प्रखंडों से बड़ी संख्या में महिला सीएचओ रांची सदर अस्पताल पहुंच गई और सिविल सर्जन से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। साथ ही इलाज में कोताही बरतने वाली महिला चिकित्सक पर कार्रवाई की मांग की। झारखंड राज्य सीएचओ संघ की प्रदेश अध्यक्ष सोनी प्रसाद ने बताया कि सदर अस्पताल में लगातार गायनी विभाग में लापरवाही की खबर मिलती रहती है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भी कांके की एक नर्स की मौत इसी तरह इलाज के दौरान हो गई थी। सीएचओ संघ की प्रदेश अध्यक्ष सोनी प्रसाद ने कहा कि माइल्ड डिलीवरी पेन के साथ प्रतिमा सदर अस्पताल पहुंची थी। उनका सदर अस्पताल की जगह बगल के निजी अस्पताल में अल्ट्रासोनोग्राफी कराई गई, फिर 1 यूनिट ब्लड इंतजाम करने को कहा गया और इस बीच बिना अनुमति के प्रतिमा का ऑपरेशन कर दिया गया। सोनी प्रसाद ने आरोप लगाया कि जब स्थिति खराब हो गई तो उसे रिम्स भेज दिया गया। पूरे मामले को लेकर काफी देर तक सीएचओ को समझाने बुझाने में लगे सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने मीडिया को बताया कि सीएचओ की मौत से वो खुद मर्माहत हैं। उन्होंने दिवंगत प्रतिमा के मामले को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बताते हुए कहा कि यूएसजी रिपोर्ट के अनुसार दिवंगत सीएचओ का मामला प्लेसेंटा एक्रेटा का आया था, लेकिन जब डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया तो मामला उससे भी आगे का यानी प्लेसेंटा यूट्रस के अंदर घुसा हुआ था और इसका एक्सटेंशन यूरिनरी ब्लैडर तक था। ये बहुत रेयर होता है। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने इलाज में किसी तरह की कोताही या गड़बड़ी से इनकार करते हुए कहा कि 3 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने सीएचओ की जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब मामला मल्टी ऑर्गन फेलियर में चला गया तो गाइडलाइन के अनुसार उसे रिम्स रेफर किया गया था। उन्होंने कहा कि फिर भी पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है। शनिवार को सीएचओ संघ से जुड़ी दर्जनों कर्मियों ने सदर अस्पताल पहुंचकर मृतका के इलाज से जुड़े सभी मेडिकल कागजात उपलब्ध कराने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया इलाज में कोताही हुई है। ऐसे में जो भी जांच कमेटी सिविल सर्जन बनाए उसमें सीएचओ संघ की ओर से भी एक सदस्य हो ताकि जांच की विश्वसनीयता बनी रहे। झारखंड निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक, ओबीसी विभाग और महानगर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी हुए शामिल। झारखंड में आसन्न शहरी निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में अलग अलग 2 महत्वपूर्ण बैठक नगर निकाय चुनाव को लेकर हुई। पहली बैठक झारखंड प्रदेश ओबीसी विभाग कार्य समिति के चेयरमैन अभिलाष साहू की अध्यक्षता में हुई, जिसमें ओबीसी विभाग के प्रदेश प्रभारी योगेंद्र योगी भी शामिल हुए। वहीं दूसरी बैठक रांची महानगर कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की हुई, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय के साथ साथ कई बड़े नेताओं ने शिरकत की और निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। इससे पहले कांग्रेस भवन में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती भी मनाई गई, जिसमें कांग्रेस जनों ने कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
बैठक में कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और झारखंड प्रभारी योगेंद्र योगी मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय मौजूद रहे। प्रभारी योगेंद्र योगी ने कहा कि ओबीसी विभाग के जो भी साथी निकाय चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं वो अपना आवेदन जल्द से जल्द चेयरमैन के पास जमा कर देंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस ओबीसी चेयरमैन अभिलाष साहू ने कहा कि जो भी आवेदन आएंगे उनकी स्क्रीनिंग करने के बाद जेपीसीसी को भेजा जाएगा। रांची महानगर कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में रांची नगर निगम के सभी 53 वार्ड में चुनाव लड़ने के प्रस्ताव पर सभी ने सहमति जताई। वहीं सबसे योग्य उम्मीदवार के चयन के लिए वार्ड लेवल पर कमेटी गठित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। रांची मेयर पद के लिए भी पार्टी की ओर से समर्थित उम्मीदवार को जीत दिलाने का संकल्प लिया गया। रांची नगर निगम क्षेत्र में निकाय चुनाव को लेकर कृषि विपणन परिषद के अध्यक्ष रविंद्र सिंह को संयोजक बनाने का प्रस्ताव भी बैठक में आया। बैठक के दौरान पार्टी के प्रवक्ता कमल ठाकुर ने कहा कि पार्टी समर्थित उम्मीदवार हर वार्ड में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हर बार की तरह हम 5-6 लोगों को समर्थन दे दे और उसमें से कोई जीत कर वो खुद को भाजपा कार्यकर्ता कहने लगे। रांची नगर निगम की पार्किंग व्यवस्था सवालों में, तय रेट के बावजूद वसूला जा रहा पूरा पैसा। रांची नगर निगम क्षेत्र में कुल 31 पार्किंग स्टैंड और 3 ऑटो स्टैंड हैं। नगर निगम द्वारा इन पार्किंग स्थलों का टेंडर दिया जाता है और वाहनों के लिए स्पष्ट शुल्क दरें तय की गई हैं। इसके बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। लेकिन हकीकत यह है कि वीकेंड और छुट्टी के दिन भी पूरा शुल्क वसूला जा रहा है। कई जगहों पर अवैध रूप से सड़क किनारे गाड़ियां लगवाकर पैसे लिए जा रहे हैं। इस अवैध वसूली पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि नगर निगम कई बार इस मामले को लेकर संज्ञान भी लेता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई असर नहीं दिख रहा। नतीजा यह है कि आम जनता आज भी तय रेट से ज्यादा पैसा देने को मजबूर है। रांची में मॉब लिंचिंग में युवक की हत्या, घासी नायक समाज के लोगों ने निकाला आक्रोश मार्च। चोरी के आरोप में एक युवक की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या किए जाने के खिलाफ घासी नायक समाज के लोगों ने राजधानी रांची के सड़कों पर आक्रोश मार्च निकाला। मॉब लिंचिंग के खिलाफ आक्रोश मार्च जयपाल सिंह मुंडा मैदान से शुरू हुआ। मार्च के दौरान लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर विक्की के लिए इंसाफ के नारे लगाए। ये आक्रोश मार्च अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। सभा में लोगों ने कहा कि 16 जनवरी को बुढ़मुनु प्रखंड के चाया गांव में असामाजिक तत्वों ने विक्की की हत्या कर दी। मृतक के भाई राहुल नायक ने बताया कि उस पर मोटर चोरी का आरोप लगाए गए, जिसके बाद गांव में पंचायत बुलाई गई जिसमें सैकड़ों लोग मौजूद थे। विक्की को घर से पकड़कर पंचायत में बुलाया गया। यहां असामाजिक तत्वों ने जबरन विक्की को मार पीट कर कबूल करवाया। इस दौरान उसे बहुत ज्यादा लात घूंसों से पिटाई की गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। पैदल मार्च में शामिल अजय नायक, पिंटू नायक और प्रकाश नायक ने कहा कि मृतक विक्की नायक एक दलित परिवार का लड़का था। जानबूझकर उसे चोरी का आरोपी बनाया गया और भीड़ की हिंसा में उसकी मौत हुई है। उसकी मॉब लिंचिंग हुई है। मार्च में शामिल लोगों ने हत्यारों के खिलाफ SC/ST एक्ट कानून लागू करने की मांग की। साथ ही कहा कि मृतक के परिवार को सरकारी नौकरी और 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। हिंडाल्को अवमानना मामलों में झारखंड सरकार पर हाईकोर्ट सख्त, अफसरों से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं अन्य कंपनियों द्वारा दायर कई अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के रवैये पर कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि कोर्ट के आदेशों के पालन में लापरवाही किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। इन मामलों में राज्य सरकार द्वारा कोर्ट के 4 मार्च 2025 के आदेश के अनुपालन के लिए समय बढ़ाने की मांग की गई थी। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी 15 दिसंबर 2025 को पुष्टि किया जा चुका है। सरकार की ओर से दलील दी गई कि राशि के भुगतान से संबंधित फाइल विभागीय स्तर पर स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री के विदेश दौरे के कारण कैबिनेट की बैठक नहीं हो सकी। कोर्ट ने राज्य सरकार की इस दलील को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि आज का दौर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का है और यदि सरकार गंभीर होती तो वर्चुअल माध्यम से भी कैबिनेट की स्वीकृति ली जा सकती थी। ऐसे में 8 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगना पूरी तरह गलत दृष्टिकोण है। सुनवाई के दौरान मामले में खनन और भू विज्ञान विभाग के सचिव को पूर्व आदेश के बावजूद व्यक्तिगत रूप से पेश न होने पर भी कोर्ट ने कड़ी नाराजगी दिखाई। सचिव की ओर से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए आवेदन दाखिल किया गया था, जिसमें बताया गया कि वे मुख्यमंत्री के साथ विदेश यात्रा पर हैं, जिस पर कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब सचिव को पहले से कोर्ट के आदेश की जानकारी थी तो विदेश जाने से पहले छूट का आवेदन क्यों नहीं दिया। जब सचिव देश से बाहर है तो उनके नाम से शपथ पत्र कैसे दायर किया गया। किस अधिकार से उप सचिव ने प्रतिनिधि के रूप में यह आवेदन दाखिल किया। खंडपीठ ने कहा कि इन सभी सवालों का संतोषजनक जवाब संबंधित अधिकारियों को देना होगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। सीएम के हस्तक्षेप से एनएचएम झारखंड में 298 पदों की बहाली की जांच तेज।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अंतर्गत 298 संविदा पदों पर बहाली का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। खबर सामने आने और अभ्यर्थियों की शिकायतों के बाद अब सीएम सचिवालय ने पूरे प्रकरण की जांच का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह को पत्र भेजकर 15 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई से मुख्यमंत्री को अवगत कराने को कहा गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय के उप सचिव घनश्याम प्रसाद सिंह द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि जन शिकायत कोषांग में प्राप्त परिवाद के आलोक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के तहत राज्य स्तरीय 298 पदों पर की जा रही संविदा आधारित नियुक्ति प्रक्रिया की जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। गौरतलब है कि एनएचएम झारखंड द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2025 के तहत वरिष्ठ अस्पताल प्रबंधक, वित्तीय प्रबंधक और आईटी एग्जीक्यूटिव के कुल 298 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। अस्पताल प्रबंधक पद के लिए आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद जारी सूची में कई योग्य अभ्यर्थियों को नॉट शॉर्टलिस्टेड किया गया, जबकि जांच में 29 ऐसे अभ्यर्थियों को गलत तरीके से बाहर रखा गया। वहीं 3 ऐसे अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया जो निर्धारित अर्हता पूरी नहीं करते थे। इस मामले में प्रशासनिक पदाधिकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड ने मानव संसाधन कोषांग और नर्सिंग कोषांग से जुड़े अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। चतरा में 28 दिनों से लापता बच्ची का शव बरामद। चतरा जिले से गिद्धौर थाना क्षेत्र के गांगपुर गांव से पिछले 28 दिनों से लापता 15 वर्षीय दिव्यांग किशोरी मुन्नी कुमारी उर्फ रानू कुमारी का शव शनिवार को गांव के पास ही एक पहाड़ी इलाके से बरामद किया गया। मृतका मुन्नी कुमारी 28 दिसंबर 2025 को अपने घर के पास ही अन्य बच्चों के साथ पिकनिक मनाने गई थी। शाम होने पर जब सभी बच्चे लौट आए लेकिन मुन्नी घर नहीं पहुंची। परिजनों ने काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका कुछ पता नहीं चला तो गिद्धौर थाने में गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस काफी सक्रिय था। चतरा पुलिस द्वारा इस मामले को सुलझाने के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया था। पुलिस ने मुन्नी का सुराग देने वाले व्यक्ति के लिए 20,000 रुपए के नकद इनाम की भी घोषणा की थी। शनिवार को स्थानीय ग्रामीण जब पहाड़ी इलाके की ओर गए तो उन्हें वहां से तेज दुर्गंध आई। संदेह होने पर जब ग्रामीणों ने पास जाकर देखा तो वहां एक शव पड़ा हुआ था। इसकी सूचना तुरंत गिद्धौर थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शव को अपने कब्जे में लिया। शव की शिनाख्त मुन्नी कुमारी के रूप में हुई। सीएम हेमंत ने लंदन में झारखंड की 25 वर्ष की यात्रा व भविष्य के रोड मैप पर रखा दृष्टिकोण। झारखंड के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लंदन के वेस्टमिंस्टर चैपल स्थित सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने झारखंड के गौरवशाली इतिहास, आदिवासी संघर्ष, शिक्षा, युवाओं की भूमिका और राज्य के भविष्य के विजन पर विस्तार से अपनी बात रखी। कार्यक्रम में झारखंड के छात्र छात्राओं के साथ ही ब्रिटेन के विभिन्न विभागों से जुड़े प्रतिनिधि और प्रबुद्ध नागरिक मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड एक छोटा लेकिन इतिहास से भरा राज्य है, जहां भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हो, फूलो झानो और दिशोम गुरु शिबू सोरेन जैसे महापुरुषों का संघर्ष रहा है। उन्होंने कहा कि इतिहास लिखना और पढ़ना आसान है, लेकिन इतिहास बनाना कठिन होता है और झारखंड का इतिहास इसी संघर्ष और बलिदान से बना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की प्राथमिकता शिक्षा के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को सशक्त बनाना है। उन्होंने बताया कि झारखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है और उच्च शिक्षा के लिए तकनीकी, मेडिकल और प्रोफेशनल कोर्सेज में बड़े पैमाने पर अवसर खोले गए हैं। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसके तहत छात्रों को बिना किसी गारंटी के 15 लाख रुपए तक की सहायता कम ब्याज दर पर दी जा रही है, ताकि आर्थिक कारणों से किसी की पढ़ाई बाधित न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेश भेजे गए छात्र केवल आर्थिक सहायता के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी क्षमता को और मजबूत करने के उद्देश्य से यहां पहुंचे हैं। उन्होंने इसे युवाओं के लिए एक ईंधन बताते हुए कहा कि संसाधन तभी प्रभावी होते हैं जब युवा अपनी क्षमता का सही उपयोग करें। रांची के धुरवा लाइट हाउस प्रोजेक्ट में 140 मकानों का ई लॉटरी से आवंटन। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत धुरवा, रांची में बने लाइट हाउस प्रोजेक्ट के बचे हुए 140 मकानों का आवंटन आज ई लॉटरी के माध्यम से किया गया। ये प्रक्रिया नगर निगम कार्यालय में उप प्रशासक की मौजूदगी में पूरी की गई। लाइट हाउस प्रोजेक्ट में कुल 1008 मकान बनाए गए हैं। इनमें से पहले कई मकानों का आवंटन हो चुका है। बचे हुए 140 मकानों के लिए 311 पात्र लोगों के बीच ई लॉटरी कराई गई, जिसमें चयनित लाभुकों को मकान मिला। नगर निगम ने बताया कि जिन लोगों का चयन हुआ है उन्हें आवंटन पत्र मिलने के 1 सप्ताह के अंदर पहली किश्त के रूप में 3,37,000 रुपए जमा करना होगा। समय पर पैसा जमा नहीं करने पर आवंटन रद्द हो सकता है। इसके बाद दूसरी किश्त के रूप में भी 3,37,000 रुपए 1 महीने के भीतर जमा करने होंगे। लाभुक चाहें तो पूरी राशि 6,74,000 रुपए एक साथ भी जमा कर सकते हैं।
सभी चयनित लाभुकों को रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन की सदस्यता लेनी जरूरी होगी। साथ ही हर महीने मेंटेनेंस शुल्क भी देना होगा। दुमका के खेल प्रेमियों को मिली सौगात। शिबू सोरेन इंडोर स्टेडियम का विधायक बसंत सोरेन ने किया उद्घाटन। दुमका जिले के खेल प्रेमियों को हेमंत सोरेन सरकार की सौगात प्राप्त हुई है। स्थानीय विधायक बसंत सोरेन ने 5 करोड़ की लागत से निर्मित शिबू सोरेन इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया, जहां एक छत के नीचे बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम, शतरंज जैसे खेलों के साथ जिम और योगाभ्यास की व्यवस्था है। बैडमिंटन के लिए 4 कोर्ट बनाए गए हैं। इस अवसर पर विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि दुमका उपराजधानी है और इसे उपराजधानी के अनुरूप संवारने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। वर्तमान समय में कई विकास योजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। आगे भी दुमका जिले को कई जनहितकारी और विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारकर समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिबू सोरेन इंडोर स्टेडियम सभी प्रकार के इंडोर खेलों के लिए निर्मित किया गया है। वहीं दुमका के उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान ने बताया कि स्टेडियम के संचालन के लिए शीघ्र ही मेंबरशिप ड्राइव चलाया जाएगा, जिससे आम जन इससे जुड़ सकेंगे। इसके अतिरिक्त यहां कैरम, शतरंज, टेबल टेनिस सहित अन्य इंडोर खेलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सामग्री उपलब्ध है। साथ ही स्टेडियम परिसर में योगा कक्षाएं संचालित करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जा रही है। इसके पहले विधायक ने खूंटा बांध तालाब में पैडल बोटिंग की शुरुआत की। स्थानीय लोग वर्षों से मनोरंजन के साधन की मांग कर रहे थे। बसंत सोरेन ने कहा कि खूंटा बांध तालाब दुमका शहर का एक प्रमुख एवं मनोरम स्थल है। आम जनों के मनोरंजन एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहां बोटिंग की सुविधा शुरू की गई है। इसके लिए मात्र 30 रुपये प्रति राइड शुल्क निर्धारित किया गया है। बोटिंग संचालन में सभी सुरक्षा मानकों का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है तथा आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में और भी पैडल बोट्स की व्यवस्था की जाएगी। डीजीपी पहुंची चाईबासा, जवानों का बढ़ाया उत्साह, नक्सलियों को सरेंडर करने की सलाह। झारखंड पुलिस के दौरान नक्सलों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी सफलता से उत्साहित झारखंड के डीजीपी तदाशा मिश्रा शनिवार को अभियान में शामिल जवानों और अधिकारियों का उत्साह बढ़ाने के लिए चाईबासा पहुंची हैं। डीजीपी ने चाईबासा से नक्सलियों को ये चेतावनी दी है कि वो आत्मसमर्पण करें या फिर एनकाउंटर के लिए तैयार रहें। झारखंड डीजीपी तदाशा मिश्रा ने चाईबासा में हाल ही में चलाए गए संयुक्त अभियान को नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक झटका बताया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान से कोल्हान और सरंडा के नक्सल प्रभावित इलाकों में माओवादी संगठन की कमर टूट चुकी है। अब बचे खुचे नक्सलियों के पास मुख्य धारा में लौटने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है। डीजीपी ने बताया कि 22 और 23 जनवरी को चाईबासा एसपी अमित रेणु को गुप्त इनपुट मिला था कि भाकपा माओवादी के शीर्ष नक्सली अनिल अथवा पतिराम मांझी और अनमोल अथवा सुशांत अपने सशस्त्र दस्ते के साथ छोटा नागरा थाना क्षेत्र के कुमड़ीह और बहादा गांव के जंगली पहाड़ी इलाकों में डेरा डाले हुए हैं। इसी सूचना पर झारखंड पुलिस, कोबरा 209 बटालियन, सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी कर विशेष अभियान शुरू किया। इस अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच कई दौर की भयंकर गोलीबारी हुई। नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, लेकिन सुरक्षा बलों ने संयमित और घातक जवाब दिया। नक्सली जंगल में भागे तो सघन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान 17 नक्सलियों के शव बरामद हो गए, जिनमें संगठन के बड़े नेता शामिल हैं। रांची प्रशासक ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का किया औचक निरीक्षण। रांची नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव ने सेवा सदन के पास बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी का औचक निरीक्षण किया। ये एसटीपी सेवा सदन अपर बाजार और आसपास के इलाकों से निकलने वाले गंदे पानी को साफ कर बड़ा तालाब में छोड़ने के लिए बनाया गया है। इसकी क्षमता 3 MLD है। निरीक्षण के दौरान अभियंताओं ने बताया कि एसटीपी पूरी क्षमता के साथ सही तरीके से काम कर रहा है और साफ किया गया पानी बड़ा तालाब में प्रवाहित किया जा रहा है। प्रशासक ने एसटीपी की कार्यप्रणाली की जानकारी ली और निर्देश दिया कि प्लांट की नियमित निगरानी करते हुए इसे पूरी क्षमता पर चलाया जाए। इसके साथ ही प्रशासक ने बड़ा तालाब में वर्षों से जमी गाद को हटाने के लिए पोकलेन और सुपर सकर मशीन से जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया, ताकि तालाब को साफ और दुर्गंध मुक्त रखा जा सके। प्रशासक ने अधिकारियों को बड़ा तालाब क्षेत्र के लिए एक अतिरिक्त एसटीपी के निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने को भी कहा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बड़ा तालाब यानी विवेकानंद सरोवर सहित शहर के सभी जलाशयों को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त रखना रांची नगर निगम की प्राथमिकता है। इस दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। निरीक्षण के समय सहायक प्रशासक, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और अन्य कर्मचारी मौजूद थे। झारखंड में लंबी ड्यूटी और भत्तों के अभाव से जूझ रहे 108 एम्बुलेंस कर्मचारी। झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा के तहत इंटर फैसिलिटी ट्रांसफर यानी IFT मामलों में कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर असंतोष गहराता जा रहा है।
कर्मचारियों का आरोप है कि लंबी ड्यूटी, ओवरटाइम भुगतान की कमी और मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण सेवा संचालन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। कर्मचारियों के अनुसार जब मरीजों को जिला अस्पतालों या स्वास्थ्य केंद्रों से रांची स्थित रिम्स जैसे बड़े चिकित्सा संस्थानों में रेफर किया जाता है, तब उन्हें 12 से 16 घंटे या उससे ज्यादा समय तक लगातार ड्यूटी करनी पड़ती है। इसके बावजूद न तो ओवरटाइम का भुगतान किया जाता है और न ही भोजन भत्ता या अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे शारीरिक और मानसिक दबाव बढ़ रहा है। कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि आईएफटी मामलों के दौरान यदि एम्बुलेंस में तकनीकी खराबी आ जाती है तो उन्हें कई दिनों तक उसी स्थान पर एम्बुलेंस के साथ रुकना पड़ता है या बाद में दोबारा जाकर वाहन वापस लाना होता है। ऐसे मामलों में ठहरने की व्यवस्था या टीए और डीए का भुगतान नहीं किया जाता है। संगठन का कहना है कि पूर्व में कार्यरत कंपनी द्वारा आईएफटी मामलों में भोजन भत्ता की सुविधा दी जाती थी और वर्तमान कंपनी ने भी इस संबंध में लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है। कर्मचारियों की ओर से लगातार पत्राचार और संवाद के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। इस मुद्दे को लेकर संगठन ने कंपनी प्रबंधन को विधिवत पत्र भेजा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव और सचिव, एनएचएम के अभियान निदेशक, सभी उपायुक्तों, सिविल सर्जनों और संबंधित अधिकारियों को भी कर्मचारियों की स्थिति से अवगत कराया गया है। संगठन के प्रदेश महामंत्री सूरज साहू ने स्पष्ट किया है कि संगठन का उद्देश्य जनहित से जुड़ी 108 एम्बुलेंस सेवा को बाधित करना नहीं है। हालांकि यदि 10 दिनों के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो संगठन आईएफटी मामलों में सेवा संचालन को लेकर कठिन निर्णय लेने के लिए बाध्य होगा। ऐसी स्थिति में आईएफटी सेवाएं प्रभावित होने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित संस्था और प्रबंधन की होगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।